नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था असहयोग आंदोलन जी? 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में सुने होंगे, कोई तो ऐसा नहीं है जो नहीं जानते होंगे। ये असहयोग आंदोलन क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो, महात्मा गांधी का देश में पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो यही असहयोग आंदोलन था। इससे पहले और आंदोलन हुआ था, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, जैसे कि चंपारण और खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये सब राष्ट्रीय स्तर पे नहीं था। ये असहयोग आंदोलन क्या था? ये राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, ठीक। तो ये आंदोलन क्यों स्टार्ट करता है, इसके पीछे कारण क्या रहता है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पूरा आधुनिक भारत जब आप पढ़ोगे तो क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो 1914 में क्या है? प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है, बराबर 19 तक चलता है, आप लोग को इतना पता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की सहायता क्यों, किस शर्त पे देता है? कि इनका डिमांड क्या रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कि जैसे युद्ध समाप्त होगा तो क्या है, भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट। और यहां के जो मुस्लिम लीग वाले हैं, उन लोग अंग्रेजों को किस शर्त पे समर्थन देते हैं? कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के जो खलीफा थे, उनको लोग अपना धार्मिक धर्मगुरु मानते थे, उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, ऐसा शर्त रहता है। इन शर्त पे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंग्रेजों को समर्थन देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात न तो भारत को डोमिनियन स्टेट देते हैं, औपनिवेशिक स्वराज मिलता है, और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या करता है, ब्रिटेन जो टर्की का जो खलीफा रहता है, ठीक है ना, उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। क्या है, टर्की का विभाजन कर देता है, और जो खलीफा रहता है उसके साथ भी क्या है, अन्यायपूर्ण, जो भी सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। तो ये क्या है, एक मेजर कारण हो गया, ठीक है। और क्या कारण था जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना पड़ता है? एक आध कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी तो कारण है ना, बहुत बड़ा। और खिलाफत आंदोलन, तो ये खिलाफत आंदोलन किन लोग चलाए थे? ये मुस्लिम वाले लोग का था। खिलाफत मतलब यही है कि जो मुस्लिम लीग है वो अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में किस शर्त पर सहायता करते हैं, माने समर्थन मंजूरी देते हैं कि युद्ध उपरांत हमारे टर्की के जो खलीफा हैं उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, तो यही खिलाफत, ठीक है। खिलाफत मतलब भाई उनके, मतलब जैसा आप बोले थे वैसा नहीं किए, उनके खिलाफ काम किए, इसलिए इन लोग क्या है, खिलाफत दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों मेजर कारण, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ समझ आ गया? वही टर्की का जो खलीफा है उनके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, ये पहला हो गया इधर से। तो अंग्रेज लोग कभी क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो भी गांधी जी के सपोर्ट में आते हैं आंदोलन में। और इधर से जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, तो इस तरीके से पूरा देश क्या है, एक सूत्र में उस समय बंध जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो फिर इसी दौरान फिर क्या है, ये सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करता है। यहां तक बैकग्राउंड समझ आ गया। अब ये असहयोग आंदोलन मतलब क्या है? अधन सहयोग, मतलब अंग्रेजों का किसी प्रकार से हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। अब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या क्या इन लोग कार्यक्रम चलाएंगे आंदोलन के दौरान? जितना सरकारी वकालत वाले जिन लोग करते हैं, वकालत करते हैं, सब वकालत का त्याग कर देंगे। मतलब पूरा जो सिस्टम है वकालत वाला, कानूनी प्रक्रिया सब ठप हो जाएगा। दूसरा, पूरा राष्ट्रीय विद्यालय सबका त्याग करेंगे। जितने लोग शासकीय नौकरी में हैं उन लोग त्याग पत्र देंगे। और क्या करेंगे, जितने विदेशी वस्त्र के दुकान है उनको विदेशी वस्त्र बोल रहा हूं, जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों का असहयोग करना है, तो असहयोग कैसे करेंगे? तो यही सब तो है ना, विदेशी वस्त्र मतलब पूरा वो ब्रिटेन के फैक्ट्री से बन के आ रहा है तो उसका बहिष्कार करो। और क्या करेंगे, मदिरा दुकान के सामने क्या है, धरना देना। यही सब तो काम है जी, बराबर। ये क्या है, असहयोग। अब
जैसे ही असहयोग करेंगे तो जितना काम रुकेगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो क्या है, काम बाधित मत हो उसके लिए इन लोग कुछ काम करेंगे। भाई अब भारतीय लोग क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर देंगे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा। बहिष्कार कर रहे हैं तो जितने शिक्षक हैं, जितने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनका पढ़ाई भी बाधित मत हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे लोग, राष्ट्रीय महाविद्यालय बनाएंगे, बराबर। और क्या, अब पूरे वकालत का सब त्याग कर देंगे, तो न्याय व्यवस्था गड़बड़ाए मत, तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेंगे। समझ आ रहा है। तो एक तरफ क्या है, अंग्रेजों से का बहिष्कार कर, अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करेंगे, असहयोग का पॉलिसी अपनाएंगे। तो दूसरे तरफ क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रचनात्मक कार्य के तहत क्या है, व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, ऐसा इन लोग अपना कार्यक्रम इंप्लीमेंट करते हैं पूरे असहयोग आंदोलन में। इतना समझ आ गया। चलो अब आप लोग को मैं बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, सबको पता है 1885 में। इसका वार्षिक अधिवेशन कब होता था, हमेशा दिसंबर माह में। लेकिन कभी कभी क्या है, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी हो गया तो समय से पहले भी बुला लेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन 1920। और विशेष अधिवेशन कहां बुलाया जाता है, कलकत्ता। कहां, कलकत्ता में। और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लाला लाजपत राय। ठीक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों में एकमात्र लाला लाजपत राय है जो भारतीय राष्ट्रीय का बुक में दिया है, मैं ग्रुप में डाल दिया हूं, आप लोग देख लेना, बस सुनते जाओ और जितना हो सके याद करने की कोशिश करना। ठीक, तो लाल बाल पाल, ठीक, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो इन तीनों में केवल एकमात्र कौन, लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किया था। कौन से अधिवेशन का, कलकत्ता का। ठीक है, अब इसमें अभी तक से आप लोग देखोगे ये विशेष अधिवेशन है, इसके बाद वार्षिक अधिवेशन होगा। तो आप लोग की बुक में लिखा हुआ है निम्न प्रतिनिधि शामिल हुए या भाग लिए, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप एक नजर थोड़ा याद किए जैसे पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग बुक में देखोगे तो विशेष अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन लोग भाग लिए, उसके बाद वार्षिक अधिवेशन होगा तो उसमें छत्तीसगढ़ से कौन भाग लिए, ऐसा दिया हुआ है। तो ये वाला अभी तक से मेरे जानकारी में क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन एक नजर में आप थोड़ा सा देख लिए रहना, पूछ दिया तो मैं जैसे बता रहा हूं बस सुन लिए रहो, थोड़ा याद हो जाएगा तो अच्छा बात है। तो विशेष अधिवेशन, तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में कौन जाएंगे, बिलासपुर वाले, जितने बिलासपुर के लोग रहेंगे इन लोग क्या है, विशेष अधिवेशन में जाएंगे, ठीक है। अब इमरजेंसी है भाई, अब विशेष अधिवेशन बुला रहे हैं मतलब अचानक बुला रहे हैं, तो अचानक बुलाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के क्या है, जो यहाँ के जो लीडर रहेंगे अब वो तो तैयार नहीं रहेंगे, अब अचानक बुला रहे हैं तो कैसे करेंगे। एक काम करो भाई, ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन वाले, तुम ही लोग का रेलवे स्टेशन है, ट्रेन सुविधा है, एक काम करो बिलासपुर वाले ही चले जाओ, ऐसे ही प्लानिंग करेंगे। अगर मेरे का अगर भेजने रहेगा अचानक तो मैं कैसे करूंगा, कलकत्ता मेरे जाना है कैसे करूंगा। अगर बस्तर मान के चलो सुंदरलाल शर्मा धमतरी में है, अब अचानक बुला रहे हैं, विशेष अधिवेशन है, तो कैसे करेंगे। जो बिलासपुर में है भैया, जो मेन नेता है उन्हीं को भेजो, बिलासपुर से रायगढ़ उड़ीसा कलकत्ता पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो विशेष अधिवेशन में कौन लोग जाएंगे, बिलासपुर वाले नेता। तो कौन कौन है बिलासपुर के, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र और एक है सर्वदत्त वाजपेयी, ठीक है। बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र जान डालोगे, ये तो दोनों पेटेंट टाइप है, ये हमेशा चलेगा ही, और शिव दुलारे मिश्र और सर्वदत्त वाजपेयी। तो जब आप कभी भी अगर बिलासपुर जाओगे तो आप हर गली में आप ऐसी दिखेगा। आप लोग रायपुर भी जाते होंगे तो जो जाओगे तो आप लोग ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, आपको सब चीज दिखेगा। जितने इन लोग, जितने आप व्यक्ति का नाम विशेष आएगा ना किसी नगर के रूप में, उनका कॉलोनी के रूप में या गली सड़क वड़क का ऐसा नाम है, ठीक है। तो
कौन कौन जाएंगे? पूरे बिलासपुर वाले जाएंगे, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और शिव दुलारे मिश्र और सर्वदत्त वाजपेयी। इतना हो गया। अब देखो भाई, पूरा फैक्ट आएगा तो आप लोग मानसिक रूप से एकदम पर तैयार रहना, ठीक है। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। इतना हो गया। ये हो गया क्या आपका विशेष अधिवेशन। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? वार्षिक अधिवेशन होगा। इसी में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दिया जाएगा 1920। ये कहां होता है? नागपुर में होगा, ठीक है। कहां होगा? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विजय राघवाचार्य। कौन करता है? विजय राघवाचार्य, ठीक है। ये क्या है? इसकी अध्यक्षता करेंगे। वार्षिक अधिवेशन 1920 कहां होगा? नागपुर। वो विशेष अधिवेशन है कलकत्ता वाला। अब ये वार्षिक अधिवेशन है तो अध्यक्षता कौन करता है? विजय राघवाचार्य। अब क्या है? नागपुर में होगा। मतलब नागपुर क्या है? ओवरऑल बोला जाए तो सबसे पास है हमारे लिए। अब यहां से जनप्रतिनिधि फिर ज्यादा जाएंगे जी, पार्टिसिपेट करने सब जाएंगे इसमें, वार्षिक अधिवेशन है तो इस वार्षिक अधिवेशन में कौन कौन जाएगा उसको मैं बता रहा हूं। अभी तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, एनालिसिस करो। असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, ये बड़ा टॉपिक है। 4 टॉपिक आपको पूरा मिलेगा आधुनिक छत्तीसगढ़ में, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही किसी न किसी रूप में। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और एक किसी न किसी रूप में जंगल सत्याग्रह, किसान आंदोलन। ये 4 है, ठीक है। तो उसमें देखो आप किस किस एरिया से क्वेश्चन बन रहा है तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक। तो आप बस सुनते जाना है जो जो बोल रहा हूं मैं, जो मेन रहेगा उसको आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करूंगा। तो वार्षिक अधिवेशन, अब इसमें कौन कौन जाएंगे तो जिला विशेष से बता रहा हूं। सबसे पहले राजनांदगांव पड़ जाएगा आपका, क्या भाई? राजनांदगांव। नागपुर से पास क्या पड़ेगा? राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव से फेमस नेता कौन रहेगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इतना हो गया। उसके बाद राजनांदगांव के आगे आओगे तो क्या पड़ेगा? दुर्ग। तो दुर्ग से अपना कौन आ जाएगा? विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। इतना। अब उसके बाद आप लोग बिलासपुर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और एक है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है। तो मैं उतना समझता नहीं था, यदुनंदन नगर जा रहा हूं, यदुनंदन नगर जा रहा हूं, ऐसा बोलते हैं वहां। वहां एकदम नाम लेते हैं तो एकदम मुंह जबानी याद है, ठीक है। हमारे तरफ यही अगर बहुत सारा नगर वगैरह का नाम होगा, रोड का, आप लोग को खुद नहीं पता होगा। तो थोड़ा सा कहीं भी रायपुर अगर जाओगे तो रायपुर जाओगे तो आप देखना क्या बोलते हैं, जय स्तंभ चौक से आगे निकलोगे तो आपको पूरा रोड में ऐसे लिखा होगा, बोर्ड में लिखा होगा रामदयाल तिवारी मार्ग, ठीक, महादेव प्रसाद पांडे मार्ग, हाँ हाँ, ऐसा सब पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है? ऑब्जर्व नहीं किए होगे तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो इसे समझ आ जाता है कि जो व्यक्ति विशेष है वो उसी से संबंधित है, उसी क्षेत्र से संबंधित है। तो बिलासपुर से कौन जाएंगे? बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। इतना हो गया। अब आ जाएगा धमतरी। धमतरी लिखा है। धमतरी में 3 लोग रहेंगे भाई, छोटे नारायण और नथुजी जगताप। छोटे नारायण, नथुजी जगताप। जब मैं आप लोग को बताया था क्या, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह और गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, इसमें सुंदरलाल शर्मा जो रहते हैं, ठीक है, और उसके सहयोगी कौन रहते हैं? यही तीनों रहेंगे, छोटे नारायण और नथुजी जगताप, ठीक। ये तीनों हो गए, ठीक है ना, इतना तीनों। अब आ जाएगा रायपुर। तो रायपुर से कौन होंगे फेमस नेता? रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे और एक है सीएम ठक्कर। तो सीएम ठक्कर बस आप लोग के लिए थोड़ा नया है तो उसको थोड़ा देख ले रहना, अंडरलाइन कर ले रहना, सीएम ठक्कर। इतना समझ आया? आ रहा है जी?
जो नए होंगे उनको थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है, कुछ दिन का बात है, फिर वो सब समझ आने लग जाएगा जब स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 का विशेष अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन समझ आ गया कौन कौन भाग लिए थे। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में, ठीक। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल तीनों में एकमात्र यही है लाला लाजपत राय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, ठीक। अब इसमें कौन भाग लेते हैं? छत्तीसगढ़ से कौन जाते हैं? तो कलकत्ता से लगा हुआ हमारा कौन है मेन, विशेष मतलब विशेष परिस्थिति में जाना है तो जो बिलासपुर लगा हुआ है, ट्रेन रूट है बिलासपुर रायगढ़, सीधा राउरकेला होते निकल जाएंगे जी कलकत्ता। तो बिलासपुर के जो जनप्रतिनिधि है उन लोग जाएंगे विशेष अधिवेशन में। तो बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मिश्र, सर्वदत्त वाजपेयी, इतना हो गया। अब उसके बाद वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन कहां होगा? नागपुर में। इसी में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दिया जाएगा, ठीक। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? विजय राघवाचारी, ठीक। अब इसमें कौन कौन जनप्रतिनिधि लोग भाग लेंगे? तो नागपुर में होगा, मतलब भाई सब छत्तीसगढ़ वाले उमड़ेंगे, सक्रिय रूप से भागीदारी दर्ज कराएंगे, अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो राजनांदगांव से कौन जाएगा? राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उसके बाद दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष, 1937 1946 दोनों में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा धमतरी। तो धमतरी में छोटे नारायण नथुजी जगताप, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघा वाले, नथुजी जगताप, इतना हो गया। अब उसके बाद कौन सा बच गया आपका? रायपुर। तो रायपुर में रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे और एक बच गया सीएम ठक्कर। इतना समझ आ गया? बराबर, चलो ठीक। अब इन लोग क्या क्या काम करते हैं? अब असहयोग आंदोलन अब स्टार्ट होगा। तो अब इन लोग क्या है, एक तरफ विरोध करेंगे, दूसरे तरफ क्या है, रचनात्मक कार्य भी करेंगे। तो इन लोग सबसे पहले क्या करते हैं? राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना। देखो बुक में देखो, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना। राष्ट्रीय पंचायत का गठन इन प्रसिद्ध राजनेताओं ने वकालत का परित्याग किया, जिससे न्याय व्यवस्था ढप पड़ गई, जिससे राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना कर न्याय व्यवस्था को यथावत रखा गया, ठीक है। तो कहां कहां होता है? एक होता है रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करते हैं, और एक धमतरी, ठीक। रायपुर और धमतरी दो जगह राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना होगा। तो रायपुर में आप लोग डागा कॉलेज सुने हो? सुने हो ना डागा कॉलेज? तो कौन रहते हैं रायपुर से? जसकरण डागा। जसकरण डागा ये क्या है? रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करते हैं। राष्ट्रीय पंचायत, ठीक। इसमें डेट दिया होगा, डेट कितना लिखा है? 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1921, ठीक। रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना कौन करेगा? जसकरण डागा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना रायपुर में जसकरण डागा, ठीक, 4 मार्च 1921। और धमतरी में बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत कब? फरवरी 1921। तो ज्यादा अच्छा है आप इसको पहले याद करना, धमतरी को, उसके बाद फिर रायपुर करना। अब बाजीराव कृदंत का नाम कहीं सुने हो? हाँ हाँ ठीक। जब गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन होता है कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आते हैं। 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे रायपुर, फिर 21 दिसंबर को वो कंडेल ग्राम धमतरी में जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर
वहां पे क्या है, लोगों को जो भी संबोधित करने के बाद क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। तो किसके यहां करेंगे, मोर यहाँ कर ही मेघा वाले, तो नारायण राव मेघा वाले के यहाँ विश्राम करेंगे। उसके बाद जब जाते रहते हैं तो ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने वाला रहता है महात्मा गांधी। उसके लिए पूरे देश भर में तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। अब इतना बड़ा आंदोलन है तो खर्चा करेंगे, पैसा लगेगा ना खर्चा के लिए, तो एक तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। तो इसी तिलक स्वराज फंड में ये जो धमतरी का रहता है कौन, बाजीराव कृदंत, ये पूरे धमतरी वासियों की तरफ से 501 रुपए देता है। जाते हैं तो ऐसे देते हैं ना जी, सुगुन उगुन वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी देते हैं, ठीक है, देते हैं, पैसा पकड़ाते हैं। तो यही है बाजीराव कृदंत। ठीक, धमतरी में क्या, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना करेगा फरवरी 1921। उसके बाद रायपुर में कौन करेगा, जसकरण डागा, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, तो 4 मार्च 1921। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ूं, चल। उसके बाद आ जाएगा उपाधियों का त्याग। मैं वकालत वाले को बाद में बताऊंगा। उपाधियों का त्याग, अंग्रेज लोग समय समय पे व्यक्ति विशेष को उपाधि देते थे। जैसे आप लोग का क्या है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे लिखते हैं, तो ये सब क्या है, हाँ, ये बताओ, आप लोग संविधान पढ़े होंगे, मूल अधिकार पढ़ लिए होंगे, पद्मश्री लगा अपने नाम के सामने लगा सकते हो, हाँ, और जो भी भारत रत्न ऐसे, हाँ, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, अगर लखाएंगे तो, लगाएगा तो, हाँ, वो क्या है, ये एक उपाधि है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये क्या है, एक उपाधि है। ठीक है, वो जो भी विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर उसका कोई व्यक्ति मिसयूज करेगा, जैसे अपने नाम के आगे पद्मश्री ऐसे करके लिखेगा, तो क्या है, जो मूल अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, समानता की नहीं, हाँ, समानता का अधिकार, कौन से आर्टिकल, मेन, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत 18 नहीं, समानता का अधिकार एक है, उसके अंतर्गत आपका 14, 15 ये सब आता है। मेन उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, 18। तो पहले समय में क्या होता था, किसी को अंग्रेज लोग जो उनके जो फेवर वाले रहते थे उनको उपाधि देते थे, ठीक है, या कोई व्यक्ति विशेष की योग्यता के आधार पर देते थे। तो ये उपाधि क्या है, समाज में उस समय एक क्या करता था, भेदभाव के रूप में इंडिकेट करता था, उच्च निम्न जी शो अप करता था। तो इसी के तहत क्या है, 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया कि अगर आपको पद्मश्री, भारत रत्न जो भी मिला है वो ठीक है, लेकिन उसको आप अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते। इसलिए और जैसे कोई नाम के सामने लगाया मतलब उसका वो जो भी उपाधि है वो वापस छीन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पद्मश्री अगर भारत रत्न किसी को मिलता है तो उसका क्षेत्र विशेष रहता है, काम किया उस क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, वो क्या है लगाएगा, तो उसका छीनेंगे कि नहीं छीनेंगे, छीन सकते कि नहीं छीन सकते हैं, नहीं छीन सकते। क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसकी योग्यता को, उस क्षेत्र की विशेषता, उसकी योग्यता विशेषता को प्रदर्शित करता है, वो भेदभाव नहीं करता है। अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है नाम के सामने, मतलब वो भेदभाव नहीं कर रहा है। डॉक्टर है मतलब वो क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, जानकार व्यक्ति है, ठीक है, मतलब वो इलाज करने से संबंधित है, तो वो भेदभाव नहीं करता। तो वो जो आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील, जो सीए है, चार्टर अकाउंटेंट, इन लोग अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, तो उससे भेदभाव नहीं होता। उससे आपको क्या पता चलता है, अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो उससे भेदभाव थोड़ी होता है, नहीं होता है। उससे क्या है, आपको पता चलता है, अच्छा हाँ ठीक ठीक, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ है, ये शिशु रोग विशेषज्ञ है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, इस टाइप का डॉक्टर रहता है ना, तो वो क्या है, पर्टिकुलर जो डिग्री है वो उसकी योग्यता को बताता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, अंग्रेज लोग भी बहुत लोग को उपाधि दिए थे। तो इन लोग क्या किए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी हमारे राजनेता हैं, उन लोग क्या है, उपाधियों का त्याग करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन त्याग करता है, उसमें पूरा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वामन राव लाखे फेमस है, हमारा रायपुर जिला आएगा तो वामन राव लाखे, ठीक।
तो उसमें लिखा है क्या, वामन राव लाखे, और क्या लिखा है, मोरारजी थैंकर, और क्या लिखा है, कल्याण जी, मेरे एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं आ रहा है, कल्याण जी और सेठ गोपी किशन, इतना लिखा हुआ है। ठीक, तो वामन राव लाखे, ठीक, तो वामन राव लाखे, तो वामन क्या बोलता है, मोर कल्याण कौन करही, गोपी करही, मोर कल्याण कौन करही, गोपी करही। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप कैसे याद करते हो। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्यों पकड़ा हूं, मैं रायपुर जिला वाला हूं, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ठीक, मोर कल्याण कौन करही, गोपी, तो हमारे यहां जो पलारी नगर पंचायत पड़ता है उसका अध्यक्ष कौन है, गोपी साहू। तो हम लोग क्या है, अब वो तो काफी बड़े हैं मेरे से, तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग साथ में क्रिकेट विकेट खेलते थे, कैरम वैरम खेलते थे, तो मैं उससे भली भांति हम लोग का परिचित है। अभी अब नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, तो समझ गए कैसे याद किया हूं मैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उपाधियों का त्याग, तो वामन राव लाखे क्या बोलता है कि मोर कल्याण कौन करही, गोपी करही। तो वामन राव लाखे, तो इन लोग जितने लोग हैं इन लोग किसका उपाधि त्याग करते हैं, राय साहब, राय साहब, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि होता है, इसका ये सब क्या है, जो राजनेता है वो त्याग करते हैं। तो वामन राव लाखे क्या बोलेगा, मोर कल्याण कौन करही, गोपी। तो वामन राव लाखे, मोरारजी थैंकर, कल्याण, और कल्याण करके है, और एक क्या है, गोपी किशन। इतना समझ आ गया। अब इन सब में मेन कद्दावर नेता कौन रहता है, सभी तो कद्दावर है अपने स्तर में, लेकिन वामन राव लाखे उम्र दराज आदमी है, युधिष्ठिर, यही है ना युधिष्ठिर जी 5 पांडव में। तो जैसे ही वामन राव लाखे क्या है, राय साहब की उपाधि को त्यागते हैं, तब जनता लोग इसको किस उपाधि से सम्मानित करते हैं, लोकप्रिय। ठीक, हाँ, जनता के द्वारा दिया जाता है ये। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, वामन राव लाखे लोकप्रिय की उपाधि। ठीक है, तो किसको लोकप्रिय की उपाधि मिला था, और राय साहब, तो राय साहब में इतने लोग क्या है, त्याग किए थे। इतना समझ आया, आया कि नहीं आया जी, इतना थोड़ा देखो आप लोग, फिर मैं आगे बताऊंगा। एक उसमें 2 ठोक और लिखा है, बहादुर, राय बहादुर की उपाधि लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो देखो भैया, अब अभी क्या है, बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू सब निकल रहा है, बराबर निकल रहा है ना, निकल रहा होगा, देखे होंगे, सामना हुआ होगा, मेरा सामना हुआ है। ठीक है, एक साल बाद लगता है मैं ऐसा सांप देखा हूं। ठीक है, वो घर के बाड़ी में देखा था, तो पता नहीं असड़िया है बोलते हैं, तो कम से कम मेरे हाइट से ज्यादा का दीवार था, उसको वो पूरा चढ़ के भगा है वो। ठीक है, तो 1-2 दिन तो पूरा दिमाग में वही था। ठीक है, उसके बाद फिर जस्ट अगले दिन मैं ऐसी धमनी गया था घूमने के लिए, चलो, तो धमनी गया था, तो वहां मैं वो नेवला देख डाला, और वहां वो नाग सांप डोमी बोलते हो उसको देख डाला। तो अभी 1-2 दिन पूरा वही चल रहा है दिमाग में, मतलब अगर जाऊंगा सोऊंगा तो एक बार कमरा चेक करता हूं। ठीक है, बिच्छू बिच्छू, अब बरसात का समय है ना, तो थोड़ा आप लोग, मेरा कहने मतलब यह है, आप लोग भी विशेष सावधानी बरतेंगे। खासकर अगर आप लोग कभी भी कोई भी कपड़ा पहनते हो तो एक बार जरूर झड़ा के पहना करो, इसको हैबिट में डाल लो, जरूर झड़ा के पहनना चाहिए। अभी बरसात में क्या है, छोटा छोटा छिपकली देखना, ठीक है, तो हमेशा वो कपड़ा वपड़ा में रह जाता है, तो जरूर एक बार झड़ा के पहना करो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो अभी के समय में पिटपिटी सांप सब जानते हो, पिटपिटी सांप रहेगा तो बच्चे लोग डरते नहीं हैं, जेब में पकड़ के घूम देंगे।
अब क्या है, ठोकर क्या आता है, ढोड़िया ढोड़िया ढोड़िया। ठीक, ढोड़िया से थोड़ा बहुत डरेंगे, काट देगा तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो इस सब से कोई नहीं डरता है। ठीक है, अब आ जाए नाग, डोमी सांप आ जाए, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। अगर उसके में जो केचुआ है, जोग भराया है, तब तो ठीक है, और अदरवाइज नहीं है तो आप लोग देखे होंगे, डोमी सांप तो देखे हो ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, ऐसा, अरे वो दिखाने वाला है, ऐसा छोड़ो, ऐसा आमना सामना हुआ है, दूर से भी देखे होगे। तो अच्छे अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है, तो वहां पे कौन आता है, बहादुर व्यक्ति ही आएगा, वही बचाता है। ठीक है, अगर आपके घर में निकल जाए ना डोमी, क्या बोलते हैं, ढोड़िया, पिटपिटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आके निकाल लेगा, असड़िया भी रहेगा तो भी हैंडल कर लेगा। लेकिन जहां डोमी आ गया मतलब भैया नहीं हो पाएगा, सब सरेंडर कर देते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। तब फिर क्या करते हैं, फोन करके कोई बहादुर जो सांप पकड़ने वाला रहता है उसको बुलाते हैं, ऐसे ही होता है। और अगर जोंक नहीं भरा है तो डोमी सांप बहुत खतरा रहता है, एक बार अगर काट दिया तो फिर सीधा मतलब तुरंत हॉस्पिटल जाओ, इमीडिएटली एकदम हॉस्पिटल जाओ, नहीं तो वो ऐसा रहता है, इतना हाइट अपना फन कर देता है, वो भगता नहीं है, वो बहुत खतरा रहता है। तो मेरा कहने का रीजन ये है कि जो हमारे घर के जो पीछे जो बाड़ी है, ठीक है, उसमें मैं वहां हमेशा घूमते रहता है, तो वहीं पे क्या है, हमारा पड़ोसी है, ठीक है, तो एक 2-3 साल पहले वो गया था, तो ऐसी पैरा वैरा जो भी इकट्ठा कर रहा था, तो उसमें क्या है, इकट्ठा कर रहा था तो उसको बाइट कर दिए। ठीक है, अब वो काट दिया, अब उसको पता है, अब वो बता नहीं रहा है वो आदमी। ठीक है, अब वो क्या है, आके नहा लिया, खा लिया, ठीक है, अब वो तो अचानक एकदम गर्मी करे ना, पॉइजन फैलेगा, तो फिर हमारे यहाँ जो बड़े पापा है डॉक्टर, उनके पास आए तो वो तुरंत समझ गए निशान देख के। अब वो क्या है, फिर सीधा कहां भेजे, तुम तुरंत जाओ पलारी। इतना में क्या है, बहुत लेट हो गया था। ठीक है, उनको पता है, ठीक है, तो इस तरीके से उनका डेथ हुआ था। तो कभी भी जैसे सांप वाप काटता है तो बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है, वो तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब पढ़ रहे हो तो इतना याद रखो कि कितना भी डोमी है, जो भी है, ठीक है ना, जहरीला तो सब सांप रहता है, लगभग 98% जो सांप रहता है वो विषैला नहीं होता है। 2 ही 3 टाइप का जो सांप रहता है वो विषैला रहता है। तो बाकी में आदमी कैसे खत्म होता है, डर, बीपी लो हाई हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ये सब परिस्थिति किसी के साथ हो तो तुरंत कुछ नहीं करना है, काटना है, कोई भी काटे किसी भी को, तुरंत आप सरकारी अस्पताल ले जाओ, वहां एंटी वेनम रहता है, स्नेक बाइट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बच जाएगा। लेट कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, खासकर अभी का जो समय है उस परिदृश्य में मैं बता रहा हूं। चलो, इतना हो गया। तो नाग, तो क्या है, राय बहादुर। ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि कौन त्यागता है, नागेंद्र नाथ डे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो नाग साहब से कौन लोग नहीं डरते, बहादुर लोग। तो ठीक है, इतना हो गया। अब एक है खान, खान साहब। तो खान साहब को उपाधि कौन त्यागता है, काजी शमशेर खान। कौन, काजी शमशेर खान। चलो, इतना देखो। सबसे ज्यादा सांप सरीसृप कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है जी, यही हमारे बारनवापारा अभ्यारण्य में। ठीक है ना, टोटल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सांप वाप बिच्छू बिच्छू जो भी सरीसृप प्रजाति सबसे ज्यादा यही मिलेगा आपको बारनवापारा में। चलो, अब क्या प्राकृतिक आवास खत्म होते जा रहा है, तो अब ज्यादा उतना दिखाई भी नहीं देता है। हो गया, आगे करूं। चलो, अब आ जाते हैं कौन सा, वकालत का त्याग। देखो,
वकालत का त्याग कौन कौन करते हैं? वकालत का त्याग, ठीक, वकालत का त्याग सबसे पहले लिखा हुआ है कौन सा आपका? दुर्ग जिला, ठीक, दुर्ग जिला। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा हुआ है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। राष्ट्रीय पंचायत, अभी मैं राय साहब की उपाधि बताया हूं, अब ये वकालत का त्याग, तो इसको आपको पूरा रटते हुए चलना है। तो वकालत का त्याग तो दुर्ग जिले से कौन करेंगे? तो दुर्ग जिला से फेमस नेता कौन है? विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त, और एक है आपका कौन? रत्नाकर झा। तो इसको आप लोग स्पेशली अंडरलाइन कर लिए रहो, रत्नाकर झा को, यह आपके लिए नया है। घनश्याम सिंह गुप्त याद हो जाएगा, मेन है दूसरा रत्नाकर झा। इतना हुआ। उसके बाद आ जाते हैं रायपुर। रायपुर, तो रायपुर में देखना रा वाला दिखेगा पूरा, रा वाला, पहला रामदयाल तिवारी, और एक क्या है? और एक और होगा रामदयाल तिवारी, राम नारायण मिश्र, रामदयाल तिवारी, राम नारायण मिश्र, और क्या है? रविशंकर शुक्ल, ठीक, और एक है यादवराव देशमुख। तो यादवराव देशमुख ये आपके लिए नया है, इसको अंडरलाइन करो। सब में रा वाला दिखेगा भाई। उपाधियों का त्याग, रायपुर, रायपुर, रा से रायपुर, रामदयाल तिवारी, राम नारायण मिश्र, रविशंकर शुक्ल, और एक आ जाएगा यादवराव देशमुख। इतना हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में कौन आ जाएगा आपका? सबसे पहले ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। उसके बाद कौन है? बलदेव प्रसाद मिश्र, तो इसको अंडरलाइन करो, बलदेव प्रसाद मिश्र। और एक है गोवर्धन राव श्रीवास्तव, इसको अंडरलाइन करो, दो ठोक, बलदेव प्रसाद मिश्र और गोवर्धन राव श्रीवास्तव, ये आपके लिए नया है, ठीक। उसके बाद बिलासपुर, तो मैं जब भी बिलासपुर जाता हूं, ठीक है, तो मैं दो ही लोग का घर हमेशा खोजता हूं, बैरिस्टर छेदीलाल का घर कहां पे है और ई राघवेंद्र राव का। तो बैरिस्टर छेदीलाल का घर तो मेरे को दिख ही जाता है, जब भी जाओगे बिलासपुर में गांधी चौक में खड़ा हो जाना, और गांधी चौक में गांधी जिधर देख रहा है वही बैरिस्टर छेदीलाल का घर है। बहुत बड़ा घर है उसका, प्राइम लोकेशन अभी टाइम में गांधी चौक, ठीक है। तो मैं जब भी कहा बिलासपुर जाता हूं तो दो ही लोग को देखता हूं घर कहां पे है, तो एक बैरिस्टर छेदीलाल और दूसरा ई राघवेंद्र राव। तो मैं, तो क्या हो जाएगा? मैं तो डीके मेहता, किसको खोजता हूं? खान खोजे, ऐसा लिखा है ना, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ जी? थोड़ा बहुत 50-40% भी याद हो जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टफ है याद करना व्यक्ति विशेष का, क्योंकि कोई खास इवेंट तो एकदम ऐसा है नहीं, बस अब त्यागे हैं तो त्यागे हैं भाई वाला है, और क्या, ठीक है। इतना हो गया। एक बार फिर बताता हूं, दुर्ग से कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। तो जो कॉमन रहता है उस पर ज्यादा आप जोर मत देना, जो नया है उसको आपको ज्यादा अच्छे से याद करना है। तो अगर मैं बोलूंगा दुर्ग से उपाधि का कौन त्याग किया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रत्नाकर झा, उसके बाद घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक। वैसे ही अगर मैं बोलूं राजनांदगांव से, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वो तो फेमस नेता है, वो करेंगे ही। इसके अलावा कौन? बलदेव प्रसाद मिश्र और गोवर्धन श्रीवास्तव। इतना हो गया। अब रायपुर, तो रा से मैं बताया हूं, सब रा वाले रहेगा, राम गोपाल तिवारी, राम नारायण मिश्र, रविशंकर शुक्ला और राव देशमुख, तो यादव राव देशमुख। इतना हो गया। अब बिलासपुर, तो मैं बिलासपुर जाता हूं तो काकर घर खोजता हूं, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव। तो मेहता, डीके मेहता और खान खोजे। इतना हुआ? इतना हुआ जी?
चलो नेक्स्ट आगे करूं थोड़ा सा। एक देखो, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, बस एक बता रहा हूं, कल इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। अब जब विदेशी स्कूल कॉलेज सब शिक्षा का बहिष्कार करेंगे तो शिक्षा के लिए कुछ तो सब्स्टिट्यूट रखेंगे ना, तो क्या करेंगे, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहां कहां की गई, मतलब कौन कौन से जिले में किया गया। तो अभी केवल मैं जिला बता रहा हूं, कौन कौन जिला में किया गया। तो सबसे पहले बिलासपुर, एक तरफ पकड़ा करो, हमेशा नक्शा में एक तरफ पकड़ना, कभी भी, चाहे उधर से आओ या इधर से जाओ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो कहां होता है, बिलासपुर में, उसके बाद रायपुर में और दुर्ग में, दुर्ग में है, हाँ, और राजनांदगांव भी है, दुर्ग है कि नहीं, राजनांदगांव, और एक है धमतरी। तो इतने जगह क्या है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है। तो आपको पर्टिकुलर जिला पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे तो कौन व्यक्ति विशेष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया, किसके घर में किया गया, कौन पढ़ाता था, कौन संचालन करता था, ये बात का है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कहां कहां राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो कहां, बिलासपुर, पूरा ट्रेन लाइन है जी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, और एक है धमतरी। इतना हो गया। एक उसी में एक टॉपिक है, गोवध निषेध कार्यक्रम, गोवध निषेध कार्यक्रम, ठीक, गोवध निषेध कार्यक्रम कौन स्टार्ट किया था, महंत नैन दास, महंत नैन दास, ठीक है, सतनाम पंथ से रिलेटेड है। क्या है ये, सतनामी पंथ गुरु थे, ठीक है। कौन, महंत नैन दास। किससे प्रभावित होंगे ये, महात्मा गांधी से, अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा नहीं, अहिंसा हो गया, सत्याग्रह, और एक और वो है एकादश व्रत। महात्मा गांधी का अगर जब दर्शन पढ़ोगे तो ये तीन चीज पढ़ोगे, आपके दर्शन में ये सिलेबस है। जितने आप फिलोसोफर पढ़ोगे, वेस्टर्न पढ़ोगे, इंडियन पढ़ोगे, तो इंडियन में एक आएगा आपका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का क्या फिलॉसफी है, तो एक है अहिंसा, ठीक है, दूसरा सत्याग्रह, और तीसरा एकादश व्रत। तो सत्याग्रह मतलब अपनी मांगों पर क्या है, अहिंसक रूप से डटे रहना, यही सत्याग्रह है। सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए अहिंसात्मक रूप से टिके रहना या अडिग रहना, ठीक है। और अहिंसा मतलब क्या है, हिंसा नहीं करना। और यही क्या है, अहिंसा किन लोगों का हथियार है, जो कायर पुरुष हैं उनका हथियार क्या है, अहिंसा है, ठीक है। कायरों का हथियार है अहिंसा, ठीक है। कायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाँ, निडर। तो निडर लोग का हथियार है क्या है, नहीं जी, उल्टा बोल रहा हूं मैं, कायर लोगों का हथियार है हिंसा, और निडर जो रहते हैं उनका हथियार है अहिंसा, ठीक है। इतना हो गया, उल्टा हो रहा था मेरे से। और एक होता है एकादश व्रत। एकादश व्रत में मतलब पूरा 11 ठोक आ जाएगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये 5 जानते हो। उसके बाद आ जाएगा आपका स्वदेशी, स्वाध्याय, ये सब पूरा आएगा, ठीक है। तो टोटल 11 ठोक एकादश व्रत दिया है महात्मा गांधी। तो ये दर्शन का आपका सिलेबस है। तो गोवध निषेध कार्यक्रम कौन चलाया असहयोग आंदोलन के दौरान, तो महंत नैन दास, ठीक, सतनाम पंथ के गुरु थे, बराबर। किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से। और क्या लिखा है, उद्देश्य, महंत नैन दास ने लोगों को मादक पदार्थों का सेवन न करने का आदेश दिया। गोवध निषेध हेतु प्रथम संगठित आंदोलन की,
तो प्रथम संगठित आंदोलन छत्तीसगढ़ में गोवध निषेध हेतु यही महंत नैन दास ने चलाया था। ठीक है, इतना हो गया। इनके द्वारा करमनडीह बाजार सत्याग्रह गो निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत किए। अब करमनडीह किधर है जी, कुछ जानते हो? कहां पे है जी? रवान, रवान से राइट साइड के लिए, इधर लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा ना। हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, इतना ही करूं मैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, जितने समाज वाले, जितने धर्म वाले हैं, उन लोग जो महापुरुष कहें उनसे संबंधित, उनको छोड़ के सब उसके अगेंस्ट करते हैं। सब लोग को बोल रहा हूं, सब लोग देख लेना, जो जो बोले हैं वो बस नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। सब पे लागू होता है। आप ऑब्जर्व करना, देखना, प्रत्यक्ष देखना, हर में दिखेगा आपको। हर समाज, हर जाति वाले, सब जो भी जाति वाले है, तो हर जाति वाले का अपना कोई आइडियल पुरुष होगा, राष्ट्रीय स्तर का अलग होगा। तो जो बोले हैं उनको छोड़ के सब राजनीति करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतना करते हैं, बताने का जरूरत थोड़ी है, बड़ा रिवीजन हो गया ना। चलो ठीक, क्योंकि भैया आपका रास्ता यहीं से होके जाएगा। ठीक है, गिरौदपुरी से ही जाएगा। ठीक है, चल बुक